नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, राम राम, राधे राधे। आप सभी को बारंबार प्रणाम। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, एक नई क्लास के लिए मेरे पिछली मेरी क्लास थी उसमें काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आपने पटवारी भर्ती 2025 की शिफ्ट 1 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन तो डाल दिए और काफ़ी बच्चों ने मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ठीक भी करके आए हैं। तो अब उन बच्चों ने कहा कि सर मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें सेकंड शिफ्ट के और चाहिए, तो आप सेकंड शिफ्ट के मैथ के आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमें और दीजिए। तो उसी के ऊपर आज हमारी क्लास रहेगी। आज पटवार भर्ती की सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इसमें करेंगे। तो मेरे बच्चों, हमने देखा कि पटवारी भर्ती शिफ्ट 1 का जो एग्जाम था वो बहुत इजी था। ऐसा कुछ खास मेरे को हार्ड नहीं लगा उसमें, और काफ़ी बच्चों से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत इजी था। लेकिन सेकंड शिफ्ट में फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आए, इसलिए उनके बार बार कमेंट आए कि सर सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, आप सेकंड शिफ्ट को करवाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी हर क्लास में मैं आपको कुछ ना कुछ बात जरूर कहता हूं, तो इस क्लास में भी मैं आपसे कुछ ना कुछ बात जरूर कहूंगा मेरे बच्चों। तो देखिए मेरे बच्चों, क्या जबरदस्त अभी अभी एक विचार आया मेरे पास, और मैं सोच ही रहा था कि क्या नई बात कहूं, लेकिन अचानक से दिमाग में एक ऐसी बात आई, और वो बात क्या थी सुनिएगा जरा। कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास की शुरुआत में पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4420 को एक्स और वाई के बीच में इस प्रकार विभाजित करें। क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों क्या कह रहा है, 4420 को इस प्रकार विभाजन करें एक्स और वाई में कि 6 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो। तो मेरे बच्चों, हमने देखा और क्या है, जब चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है ना 10% प्रति वर्ष हो, कितनी हो, 10% प्रति वर्ष हो। तो मेरे बच्चों इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4420 को एक्स और वाई दो में विभाजित करवा रहा है। तो मेरे बच्चों, ये सवाल मैंने काफी बार मेरी क्लास में पढ़ाया है, और जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है उनको पता भी होगा, बिल्कुल पता होगा, और वो मुझे उम्मीद है कि वो करके भी आए होंगे। तो मेरे बच्चों देखिए क्या सवाल है कि 4420, मेरे बच्चों इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए और बी में। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले वाले में 10%, सॉरी, एक में 6 की दर है और एक में 6 की दर है और एक में 8 की दर है। मेरे बच्चों आवाज थोड़ी आज ऐसी आ रही है, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ एक्स और वाई है मेरे बच्चों, यहाँ एक्स और वाई है, मैंने ए और बी कर दिया। यहाँ एक्स और वाई में 4420 को बांटना था हमें। तो मेरे बच्चों एक बार इस सवाल को देखने के लिए देखो क्या करेंगे। मैंने कहा मेरे बच्चों एक्स और 10% की दर है, तो 110/100, और मेरे बच्चों यहाँ जो मेरे पास है इसको 6 वर्षों में बांटना है। आपने कहा सर ठीक है। दूसरा मेरे पास है वाई, और वो ही दर है 110/100, और मेरे बच्चों इसको मुझे बांटना है कितने में, आपने कहा सर इसको 8 में बांटना है। तो मेरे बच्चों मैंने एक बात कही कि इधर 6 है और इधर 8 है, तो क्या इसकी 6 पावर नहीं कट जाएगी क्या? आपने कहा सर बिल्कुल कट जाएगी। आपने कहा कि सर बिल्कुल कट जाएगी इसकी 6 पावर। मैंने कहा बच्चों अगर 6 पावर इसकी कट गई तो इधर मेरे पास 2 ही पावर बचेंगी और इधर एक्स के पास कुछ नहीं बचेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, इधर 2 ही पावर बचेगी, इधर एक्स के पास कुछ नहीं बचेगा। और जब इधर 2 ही पावर बचेगी ना मेरे बच्चों, तो मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूंगा कि एक्स बराबर वाई गुणा
110 और बटे में 100, और यहाँ मेरे बच्चों इसकी लगा दूंगा स्क्वायर, क्योंकि ये 6 पावर इस 6 से कैंसिल हो गई, तो यहाँ 2 ही पावर बचेंगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा इस सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा इस सवाल को देखें तो अगर मैं इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास 11/10 बचेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 11/10 बचेगा। तो मेरे बच्चों अगर मेरे पास 11/10 बच रहा है तो अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास बचा क्या मेरे बच्चों, मेरे पास बचा x बराबर y गुणा 11/10 और मेरे बच्चों इसकी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बच्चों इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो y और 11 की स्क्वायर मेरे बच्चों 121 हो गई, 10 की स्क्वायर मेरे बच्चों 100 हो गई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अगर इस 100 को मेरे बच्चों मैं इधर लेके आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 100x, क्या आ जाएगा 100x बराबर y गुणा 121। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। 100x बराबर y गुणा 121 मेरे बच्चों में इसको ऐसे लिख लूंगा 100x बराबर 121y। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 100x बराबर 121y हो गया। अब मेरे बच्चों जब 100x बराबर 121y हो गया तो इसका अनुपात ही मेरे पास क्या आ गया। आपने कहा सर x और y का अनुपात 121 अनुपात 100 आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 121 अनुपात 100 आ गया। अब मेरे बच्चों 121 अनुपात 100 आ गया। अब मुझे इतना बताओ कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे पता है आप ये सवाल अनुपात वाला बन चुका, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मेरे बच्चों 221 हो गए। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो मुझे 4420 रुपए को तो बांटना था और इनका योग 221 है, इनका योग 221 है। और मेरे बच्चों मुझे अगर 121 की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर वो कर दूंगा। अब देखो ये सीधा सीधा इधर 2 से कट रहा है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 2 से कट रहा है, ये इसका डबल है तो मेरे बच्चों यहाँ 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 गुणा में 121 करेंगे तो मेरे बच्चों 2420 रुपए, 2420 रुपए एक का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, आपने देखा 2420 रुपए एक्स का वैल्यू आ जाएगी। अब 2420 रुपए एक्स की वैल्यू है, कुल मेरे पास 4420 है। तो अगर मैं इसमें से 2420 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेरे बच्चों क्या बचेगा 2000 रुपए। तो मतलब मैंने क्या कहा कि एक्स की वैल्यू तो मेरी कितनी है मेरे बच्चों 2420 और वाई की वैल्यू मेरे 2000 है। तो मेरे बच्चों इसका उत्तर ही डी है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा मेरे बच्चों 2420 और 2000। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर से 9600 रुपए हो गई। मेरे बच्चों 9600 रुपए वो राशि हो गई, कितनी हो गई 9600 रुपए हो गई। अब आगे करें यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी है। मेरे बच्चों ये बात तो बाद में करेंगे, पहले मुझे एक बात बताओ कि जब 9600 रुपए हो गई 8000 की राशि, तो मुझे इतना पता है, क्या पता है मेरे बच्चों, मुझे इतना पता है कि मेरा ब्याज जो है मेरे बच्चों वो 1600 रुपए है। मेरा ब्याज जो है मेरे बच्चों वो कितना है, आपने कहा सर ब्याज जो है आपका 1600 रुपए, क्योंकि 8000 की राशि थी और 9600 रुपए हुई, तो मेरा ब्याज मेरे बच्चों 1600 रुपए है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपका ब्याज 1600 रुपए। अब मेरे बच्चों जब मेरे ब्याज 1600 रुपए है तो पहले मैं यहाँ से दर फाइंड कर लूंगा। तो मैं कहूंगा 1600 और गुणा में 100 और डिवाइड में मेरे बच्चों मैं कहूंगा 8000 और गुणा में मेरे पास समय कितना दिया है मेरे बच्चों 5 वर्ष। अब मेरे बच्चों 2 जीरो तो मैं इसकी कैंसिल कर दूंगा, 1 जीरो मैं इसकी कैंसिल कर दूंगा और 5 को 10 से कर दूंगा मेरे बच्चों 2 यहाँ आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। 8 दूनी 16 ये हो गया मेरे बच्चों, तो 2 दूनी 4% तो उसकी मेरे बच्चों दर आ गई। अब आगे सवाल कर रहा है यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी है। अब मेरे बच्चों ब्याज की दर को अगर दुगनी कर दिया जाए, अगर दर दुगनी हो गई तो मेरा मतलब है कि 4 से मेरे बच्चों 8 हो गई, 4 से मेरे बच्चों कितनी हो गई 8 हो गई। आपने कहा सर 8% हो गई, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर 8, अब तुम ब्याज नहीं निकाल सकते क्या, वही राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
अब तो सर बहुत सरल हो गया मेरे बच्चों, 8,000 रुपए मूलधन है, 8,000 रुपए मूलधन है 6 वर्ष के लिए। दर मेरे बच्चों 8 है और गुणा में 100 कर दूंगा, तो मेरे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। और ये मेरे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 गुणा में 8, मेरे बच्चों 480 गुणा में 8, तो मेरे पास आ गया 3840 रुपए। कितना आया मेरे बच्चों? 3840 रुपए। अब ये तो मेरा साधारण ब्याज आया है। क्या है मेरे बच्चों? साधारण ब्याज आया है। अब इसमें मुझे मूलधन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे से मिश्र धन पूछा है। तो मूलधन मेरा कितना है मेरे बच्चों? 8,000 है। 3840 मेरा वो आया और 8,000 रुपए मेरा मूलधन है। 3840 रुपए मेरा वो आया और 8,000 रुपए मेरा मूलधन है। तो मेरे बच्चों 11,840 रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 11,840 रुपए वो इसमें 6 वर्ष की में हो जाएंगे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कह रहे एक आयताकार मैदान को उसकी 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। मेरे बच्चों एक आयताकार मैदान है और उसकी 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया है। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है। क्या कह रहा है? पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई मेरे बच्चों कितनी है? 13 मीटर है। और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई, जो पेंट लगी भुजाएं है ना मेरे बच्चों, उसकी लंबाई सवाल में कह रहा है उसके लंबाइयों का योग 57 मीटर है। कितना है मेरे बच्चों? 57 मीटर है। अब 57 मीटर है मेरे बच्चों, तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैदान का क्षेत्रफल। मेरे बच्चों एक बात को समझने की कोशिश करना, इसको मैं आपको अलग से एक नोट पे समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चों, मैंने कहा कि एक आयताकार मैदान की 3 भुजाएं ली है, चौथी भुजा उसको पेंट नहीं किया गया। इसको मैं डॉट 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 से बता देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों एक बार सवाल पे वापस आना, एक बार सवाल पे वापस आना। सवाल क्या कहता है कि 13 मीटर तो उसकी भुजा जो है बिना पेंट वाली है। आपने कहा सर ठीक है, 13 मीटर बिना पेंट वाली है। तो मेरे बच्चों 13 मीटर अगर बिना पेंट वाली भुजा है, यानी इस भुजा पे उसने पेंट नहीं किया जिसको मैंने डॉट डॉट से बताया है, और ये भुजा मेरे बच्चों 13 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी 13 मीटर होगी क्योंकि आयताकार है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों उसने कहा कि पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग 57 मीटर है। मेरे बच्चों अगर ये 57 मीटर है, इन दोनों भुजाओं का योग, कौन सी का? एक इसका और एक इसका, इन दो भुजाओं का योग 57 मीटर है। तो मेरे बच्चों अगर मैं 57 में से 13 निकाल दूं तो 44 इन दोनों भुजाओं का योग है। इसका मतलब 22 भुजा ये है और 22 भुजा ये है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चों मेरे से क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 13 गुना 22 या 22 गुना 13, बात एक ही है मेरे बच्चों, बात एक ही है। गुना करूंगा मेरे बच्चों तो 286 मीटर स्क्वायर मेरा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 286 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो कौन से पे है? आपने कहा सर सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चों, 286 मीटर स्क्वायर। अब मेरे बच्चों आगे अगला सवाल क्या कहता है? 40 मीटर 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। इसमें मेरे बच्चों पानी कहां तक है? 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। अब मेरे बच्चों एक बात को समझने की क्या आपने कोशिश की? क्या मुझे एक बात बताओ कि ये घनाभाकार टंकी की बात कर रहा है, एक घनाभाकार टंकी की बात कर रहा है मेरे बच्चों, जिसकी लंबाई तो 40 मीटर, चौड़ाई जिसकी 30 मीटर और हाइट जो मेरे बच्चों 6.5 मीटर है। और कह रहा है उसमें 20 सेंटीमीटर भुजा वाली अनुप्रस्थ काठ वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जाएगा? मेरे बच्चों सवाल को एक बार ध्यान से देखना, सवाल को मैं आपको अभी समझा दूंगा, बड़ा सरल ही सवाल है। मेरे बच्चों एक बार इस चीज को नोटिस करो, मैंने क्या कहा? इस तरीके से मेरे बच्चों इस तरीके से एक घनाभाकार मेरे बच्चों टंकी है। क्या है? टंकी। आपने कहा सर ठीक है, ये कोई घनाभाकार टंकी है मेरे बच्चों। अब उसने सवाल में क्या कहा कि 40 मीटर तो इसकी लंबाई है, तो मेरे बच्चों की ये जो है ना, ये मेरी 40 मीटर है,
और मेरे बच्चों ये यहाँ पे जो है मेरी 30 मीटर है। आपने कहा सर ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने देखा कि 6.5 मीटर मेरी ऊंचाई है। मेरी ऊंचाई मेरे बच्चों कितनी है? 6.5 मीटर, जो कि ये है। आपने कहा सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेरे बच्चों कोई पाइप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है मेरे बच्चों, और वो पाइप जो है इस पानी को निकाल रहा है। वो पाइप से ये पानी जो है निकल रहा है मेरे बच्चों, यहाँ कोई पाइप लगा है, ठीक है। और उस पाइप, वो मेरा जो पाइप है ना बेटे, वो 5 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी को निकाल रहा है, ठीक है। और मेरे बच्चों वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार अनुप्रस्थ काट, ये जो है ना, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये वर्गाकार है इस पाइप का अगला हिस्सा, अनुप्रस्थ काट, जहां से पानी निकल रहा है ना मेरे बच्चों, उसके बारे में कह रहा है ये 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात को समझने की आपने कोशिश की क्या, कि अगर मैं इसके आयतन में और इस पाइप के आयतन का भाग दे दूं तो ये मेरा समय आ जाएगा, कितने समय में ये इसको खाली कर देगा। तो पहली बात तो देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे बच्चों, और यहाँ सेंटीमीटर में भुजा मेरी कौन सी है? सेंटीमीटर में दी गई है। भुजा मेरी कितनी दी गई है मेरे बच्चों? सेंटीमीटर में दी गई है। अब अगर भुजा मेरी सेंटीमीटर में दी गई है मेरे बच्चों, और अगर मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो मेरे बच्चों बात को समझने की कोशिश करना है एक बार के लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये करूं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो पानी वो बहा रहा है, यानी जो पाइप पानी को निकाल रहा है, तो 5 किलोमीटर में प्रति घंटे, तो मेरे बच्चों 1 घंटे में आपने कहा सर 5000 मीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे बच्चों 5000 मीटर उसकी हो गई क्षमता। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5000 मीटर क्षमता होगी। मेरे बच्चों 40 उसकी लंबाई है, 30 उसकी चौड़ाई है। आपने कहा सर ठीक है, 6.5 उसकी ऊंचाई है, ये उसका आयतन हो गया मेरे बच्चों। अब इसमें 5000 उस पानी जो डाला जा रहा है उसका, और मेरे बच्चों 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार है, तो 20 गुना 20 इसकी पाइप की वो हो गई अनुप्रस्थ काट। अब मेरे बच्चों जो 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 20/100 लिखूंगा, और 20/100 लिखूंगा तो क्या मैं इसको 1/5 लिख दूं? मैं इसको पॉइंट में न ले जाके मेरे बच्चों 1/5 लिख दूं? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 1/5 लिख सकते हो। तो मेरे बच्चों इधर मेरा 1 हो गया, इधर मेरा 1 हो गया, और मेरा 5 गुना 5 ऊपर आ गया। 5 गुना 5 मेरा कहाँ गया? ऊपर आ गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे बच्चों मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे मेरा 10 लग गया। आपने कहा सर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो, ये 0 इससे कैंसिल कर दो, ये 0 इससे कैंसिल कर दो, जितना काट सकते हो उतना काट दो मेरे बच्चों। देखो 5 25 और 25 दूनी 50, मेरे बच्चों 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया, और 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 2 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4। तो मेरे बच्चों अब मैंने देखा कि 13 पंजू 65 और 5 दूनी 10, और 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास मेरे बच्चों बचा है क्या? 13 गुना 3, 13 गुना 3 मतलब 39 घंटे मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 39 घंटे मेरा राइट आंसर होगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ चुका। मेरे बच्चों 40 मीटर उसकी लंबाई थी, 30 मीटर उसकी चौड़ाई थी, 6.5 मीटर उसकी ऊंचाई थी, और कह रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी बहा रहा है वो पाइप, और 20 सेंटीमीटर उसका। तो मेरे बच्चों इसके आयतन में उसके आयतन का भाग दिया गया, उसके अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं था मेरे बच्चों। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है मेरे बच्चों, सवालों को करने पे हमें ऐसा महसूस होता है कि सवाल बड़ा कठिन था, पर मेरे बच्चों सवाल यहाँ पे कुछ भी कठिन नहीं था, क्योंकि सवाल में आपने करने की कोशिश नहीं की। कभी भी ये पूछे कितने समय में खाली हो जाएगा, मेरे बच्चों दोनों का भाग देना है, दोनों के आयतन का भाग देना है, दोनों के आयतन का भाग देना है मेरे बच्चों आपको। और आपने अगर दोनों के आयतन का भाग दिया, और भाग देते ही मेरे बच्चों आपका उत्तर निकल जाएगा। तो इतना काम जिस बच्चे ने किया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर आया है, इतना काम जिस बच्चे ने किया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर आया है मेरे बच्चों।
तो अब ये काम तो आपको करना ही था, ये काम आपको करना ही था, बिना इससे सवाल होता ही नहीं। ये थोड़ा टफ सवाल था, काफी बच्चों के कमेंट आए कि सर इस सवाल को हमें एक बार समझा दे दे। मेरे बच्चों मैंने इसको 2 बार समझाया है, इसीलिए मैंने इसको 2 बार समझाया कि काफी बच्चों के कमेंट आए थे इस सवाल के ऊपर कि सर ये बड़ा टफ सवाल लगा। मेरे बच्चों इसमें टफ नाम की कोई चीज लगी नहीं मुझे, आपको पता नहीं कैसे ये टफ लगा। और मेरे बच्चों टफ कोई चीज होती ही नहीं है। चलिए क्लास आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको जरूर कहूंगा। खुद से मिलने की भी फुर्सत नहीं है, खुद से मिलने की भी फुर्सत नहीं है अब मुझे, खुद से मिलने की भी फुर्सत नहीं है अब मुझे, और वो औरों से मिलने का इल्जाम लगा रहे हैं। खुद से मिलने की भी फुर्सत नहीं है अब मुझे, और वो है कि औरों से मिलने का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हंसने की इसमें कोई बात नहीं है। आप सभी अलग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो नई नई बातें करते हो। बिल्कुल सर, नई नई बातें करनी चाहिए बेटा, ऐसे करने से क्लास जो है ना वो कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो सवाल आप करके आ चुके हैं ना मेरे बच्चों, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे आपने गलत किया हो चाहे सही किया हो। अब बच्चों एक बार ये बताना कि 2-3 दिन पहले ही, एक बार वापस मैं कैमरे में आता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इस टाइप का सवाल करवाया था, और उसके मेरे YouTube चैनल पे मैंने काफी शॉर्ट भी डाली थी। जिस बच्चे ने उसको देखा होगा, दुनिया का सबसे आसान तरीका जो आज तक किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, वो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था मेरे बच्चों की एक संख्या के 75% को 75 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या है। वही सवाल इसी तरीके का वापस आया है, थोड़ा सा डिफरेंट आया है। सवाल क्या है मेरे बच्चों, क्या देखना कि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर। मेरे बच्चों इस टाइप के सवाल को मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मान लिया मैंने वो नंबर 100 है और उसका 60%, मेरे बच्चों 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। और मेरे बच्चों 60 ही वो जोड़ रहा है, और परिणाम में मुझे 100 मानना तो 100 मिलना चाहिए था। आपने कहा सर ठीक है। मेरे बच्चों मानी हुई संख्या को तो मैं सर्किल करता हूं, मानी हुई संख्या का मैं अंतर लूंगा 40, और मेरे बच्चों 40 की जो वैल्यू है मेरी कितनी है, 60 है। अब मेरे बच्चों 40 की वैल्यू 60 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूंगा, और 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो मेरे बच्चों क्या हुआ कि 2 की वैल्यू 3 है, तो मेरे बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और मेरे बच्चों 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर इसको कैंसिल कर देंगे, 50 गुना 3, मेरे बच्चों 150। 150 इसका राइट आंसर होगा। जो मेरा बच्चा 150 करके आया, ये सवाल एज इट इज आ गया। मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले ही एक परसेंटेज का सवाल पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखना। मैंने इसकी शॉर्ट भी डाली है कि मैंने सवाल को लिया है 75% को 75 जोड़ने पर। फिर मैंने आपको करने के लिए कमेंट में एक सवाल भी दिया था 80% वाला। तो ये मेरे बच्चों बड़ा ही सरल सवाल था। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे बच्चों। कह रहे यदि किसी द्रव को ठोस के रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। मेरे बच्चों ये सवाल तो दुनिया का सबसे सरल सवाल है, ये सवाल तो दुनिया का ही सबसे सरल सवाल है। कह रहा है यदि किसी ठोस को द्रव के रूप में बदल रहा है, किस में बदल रहा है मेरे बच्चों, द्रव के रूप में बदल रहा है, तो उसका आयतन 25% बढ़ रहा है। तो इसमें आई कमी बताओ मेरे बच्चों। मैंने क्या माना मेरे बच्चों, मैंने ये माना कि पहले उसका आयतन जो है ना मेरे बच्चों वो 100% था। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। और मेरे बच्चों 25% की अगर वृद्धि होगी, कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि होगी, तो वो 25 से 125 ना 100 से 125 हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हो गई मेरे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, कमी कितने की आई, आपने कहा सर 25। अब 25, अब वापस 125 से 100 लाना चाहता है तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 125 पे करनी पड़ेगी। और गुणा में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। 25 चौक 100 और 25 पंजा 125 और 55 25 और 5 चौक 20। मेरे बच्चों 20% इसका राइट आंसर होगा, 20% इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चा 20% करके आया वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। ये बड़ा अच्छा सवाल था। इस सवाल में काफी बच्चों ने कहा कि सर इस सवाल को हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और मेरे पास काफी
बच्चों का फोन भी आया कि सर ये वाला सवाल तो हमें समझाओ। मैंने कहा बच्चों आपके लिए एक क्लास लेके आएंगे, आपके लिए एक जल्दी क्लास लेके आएंगे बच्चों का। बच्चों ने कहा था कि सर हमें एक क्लास जरूर लेके आना। तो देखिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है, एक कार्यशाला में एक शिक्षक, मेरे बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि एक कार्यशाला में एक शिक्षक है। ठीक है मेरे बच्चों, एक कार्यशाला में एक शिक्षक है। आपने कहा सर ठीक है, एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है। मेरे बच्चों 10 रुपए का दावा टैक्सी से करता है, फिर अपनी कार से यात्रा करता है। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ आप छोटी सी, कि अगर मैं ये कह दूं कि जो उसने कार से यात्रा ना सॉरी टैक्सी से जो यात्रा की मेरे बच्चों, अगर मैं उसको एक्स मान लूं, आपने कहा सर ठीक है, और कार से जो यात्रा की मेरे बच्चों उसको मैं वाई मान लूं, आपने कहा सर ठीक है, और कुल दूरी मेरे बच्चों 60 है, यानी दोनों मिलके उसने 60 किलोमीटर दूरी तय की, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है मेरे बच्चों कि 10 किलोमीटर तो वो टैक्सी से, अब मेरे बच्चों टैक्सी मैंने एक्स माना, तो इसको 10 रुपए किराया ले रहा है तो ये 10x हो गया, आपने कहा सर ठीक है। और ये 9 रुपए ले रहा है तो इसका मतलब कार से 9y हो गया। और अब मेरे बच्चों वो दावा कर रहा है कि यात्रा के लिए 575 रुपए दिए, इसका मतलब अब 575 हो गया, आपने कहा सर ठीक है। मेरे बच्चों इस सवाल को अगर मैं करूं तो मुझे इतना पता है कि इस सवाल को करने के लिए मैं यहीं की यहीं सॉल्यूशन कर दूं, तो मेरे बच्चों नीचे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, इक्वेशन को बराबर करने के लिए मुझे इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 लग जाएगा, और ये मेरे बच्चों 60 से 600 हो गया, आपने कहा सर ठीक है। अब मैं इसको अगर माइनस करूंगा मेरे बच्चों तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ मेरे बच्चों y आ गया, और ये माइनस करूंगा तो मेरे बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 25 आ गई। मेरे बच्चों y मैंने क्या माना था, y मैंने क्या माना था मेरे बच्चों, y मैंने माना था कार, कार के द्वारा की गई यात्रा मेरे बच्चों कितनी है 25, और सवाल में उसने पूछा टैक्सी से कितनी की, तो कुल यात्रा मेरे बच्चों कितनी है, आप देखो कुल यात्रा आपके पास 60 किलोमीटर, कितनी है मेरे बच्चों 60 किलोमीटर है। तो अगर 60 में से आप 25 को माइनस कर दोगे मेरे बच्चों, 60 में से 25 को माइनस कर दोगे तो 35 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरे बच्चों जो इस सवाल का 35 किलोमीटर करके आया है वो बिल्कुल ठीक करके आया है, 35 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है रेखा के हिंदी में प्राप्त अंकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधे से 20 अधिक है। मेरे बच्चों ये इक्वेशन का सवाल, ये इक्वेशन का सवाल है मेरे बच्चों। एक बार देखना, हिंदी में प्राप्त अंक को अगर मैं h मान लूं, ठीक है, और ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है मेरे बच्चों, और कह रहा है विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधे से 20 अधिक है। तो मेरे बच्चों जो विज्ञान में जो उसके प्राप्त अंक है वो आधे हैं, और 20 अधिक है, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों का अंतर 20 है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया सर बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए सर बिल्कुल ठीक है, हम समझ चुके हैं इस बात को। मेरे बच्चों जब आप समझ ही चुके हो तो अब इसको सॉल्यूशन भी तो कर लो मेरे बच्चों। अब जो समझ ही चुके हो तो इसका सॉल्यूशन कर दो। सॉल्यूशन करेंगे मेरे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मेरे बच्चों 6 आया, और यहां मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 2h, यहां मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 3s, और ये 20 मेरे बच्चों 20 को अगर इस 6 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, तो मेरे पास आया 2h माइनस 3s, 2h माइनस 3s बराबर में 120। आपने कहा सर ठीक है। मेरे बच्चों इस बात को नोट करना है और वापस समझ लेना कि उसने कहा था कि हिंदी का 1/3 और विज्ञान के आधे के 20 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर 20 है। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 2h माइनस 3s बराबर 120 आ गए। तो मेरे बच्चों ने देखा कि हिंदी में प्राप्त अंकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधे का जो अंतर है मेरे बच्चों वो 20 था। फिर जब हमने इस समीकरण का सॉल्यूशन देखा तो मेरे पास मेरे बच्चों आया 2h माइनस, अब मेरे बच्चों यहाँ देखेंगे तो 2h माइनस 3s बराबर 120। अब मेरे बच्चों कह रहे हैं दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं देखूंगा
एच प्लस एस बराबर 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इस समीकरण को सोल्व करूंगा तो मुझे पता है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2h प्लस 2s, और 100 को 2 से करूंगा तो ये मेरे बच्चों 200 हो गया। अब मुझे इसको समीकरण को माइनस करना है। माइनस करना है मेरे बच्चों, यहाँ साइन लगते ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस लगेगा मेरे बच्चों, और ये 5s माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों, बराबर ये 120 में ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे 5 से 80 कैंसिल हो चुका, माइनस से माइनस, एस बराबर 16 मेरे बच्चों आ गया। तो जो भी बच्चा इसका आंसर 16 करके आया है ना ऑप्शन नंबर सी, तो उसका मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो बच्चा कुछ और करके आया है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका गलत है। तो मेरे बच्चों इस सवाल में कोई ऐसा वो था नहीं, मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों ने ठीक किया होगा। तो अब मेरे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो मेरे बच्चों इस सवाल में आपने देखा होगा कि ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। अब मेरे बच्चों आपने एक चीज और नोटिस की होगी यहाँ पे कि 20% का वो लाभ लेना चाहता है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 20% का लाभ लेना चाहता है। तो मेरे बच्चों जब ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है और 20% का लाभ कमाने के लिए वो उसे बेच रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं देखूंगा 50 किलोग्राम चीनी और मेरे प्यारे बच्चों गुणा 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो बराबर मेरे पास 2,000 रुपए आ जाएंगे। अब मेरे बच्चों इस पे वो 20% का लाभ लेना चाहता है, तो 2,000 रुपए का मुझे 20% निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2,000 रुपए का 20% निकालने के लिए 2,000 गुणा 20 और बटे में 100 करूंगा। तो मेरे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 20 से करूंगा तो 400 रुपये हो जाएगा। जब 2,000 में उसको ऐड करूंगा तो मेरे बच्चों ये 2,400 रुपये मेरे पास हो जाएंगे। यानी वो 2,000 रुपये में खरीद रहा है और 2,400 रुपये में वो बेचना चाह रहा है 20% का लाभ लेके। तो मेरे बच्चों अब सवाल की जो दूसरी कंडीशन है उसके ऊपर आते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों दूसरी कंडीशन में सवाल कि 50 किलोग्राम चीनी के उसने दो भाग कर दिए, 40% चीनी एक, और उसको आप देखो 50 किलोग्राम चीनी मेरे बच्चों उसने 50 किलोग्राम चीनी को यहाँ पे मैंने देखा कि दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक भाग जो मेरा होगा ना मेरे बच्चों, वो तो सवाल के अनुसार सीधा सीधा कह रहा है कि वो मेरा भाग होगा 40% का। अब मेरे बच्चों आपको पता है किसी का 40% भाग है, तो दूसरा भाग मेरे बच्चों वो जाहिर सी बात है 60% बचेगा, 60% बचेगा मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों कह रहा है कि 40% चीनी 60 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेची, ये कह रहा है मेरे बच्चों। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 50 किलोग्राम का 40% ले लूंगा मेरे बच्चों, 20 किलोग्राम आ गया, और 50 किलोग्राम का 60% लूंगा, 30 किलोग्राम आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 40% चीनी को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो मेरे बच्चों आपने एक बात सोची होगी, नहीं सोची तो मेरे बेटो सोचा करो इस बात को। आपने क्या देखा कि 20 किलोग्राम चीनी है आपके पास, यही तो 40% आपका। अब इसको मेरे बच्चों 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, तो मेरे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,200 रुपए मेरे बच्चों, 1,200 रुपए मेरे पास आ चुके। अब मेरे बच्चों दोबारा यहां देखेंगे तो मुझे इतना पता है कि 2,400 कुल था, और जिसमें से 1,200 खर्च हो गए, तो 1,200 ही तो बचे मेरे बच्चों। 1,200 में 30 किलोग्राम चीनी और बची, तो 1,200 को बेटो मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 40 रुपए मेरे बच्चों इसका कुल उत्तर आ जाएगा। तो जो बच्चा इसका दो यानी ₹40 करके आया है मेरे बच्चों, उसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे बच्चों इस सवाल में हमने देखा था कि वो 50 किलोग्राम चीनी के दो पार्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों।
एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे, फिर रुपए 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है? तो मेरे बच्चों, ऐसे सवाल मैंने मेरी क्लास में कई बार आपको पढ़ाए हैं। ऐसे सवाल में मेरे बच्चों मैंने आपको कई बार सिखाया कि कैसे इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। जब आपको ये कह दे इतने रुपए की दर से ये पेन खरीदे या कुछ भी कोई वस्तु और इतने की दर से ये बेचे, तो आपको ये तरीका मैंने सिखा रखा है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिखा रखा है। बताओ सिखा रखा है या नहीं? बोलो सिखा रखा है या नहीं? सिखा रखा है सर, बिल्कुल सिखा रखा है, क्योंकि आप मना कर ही नहीं सकते। आप मेरे बच्चों मना कर ही नहीं सकते। आप देखोगे मेरे बच्चों 200 और डिवाइड बाई 12, क्योंकि 200 पेन 200 रुपए में 12 पेन बराबर में 160 डिवाइड बाई 8। मेरे बच्चों काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो मेरे बच्चों, यहीं के यहीं। अब आपने देखा मेरे बच्चों कि जब आप इस सवाल को काटा पीटी मचाओगे तो नीचे 3 बच गया मेरे बच्चों, ऊपर 50 बच गया, 4 से मैंने कट कर दिया। तो मेरे बच्चों मेरे पास क्या बचा? मेरे पास ये इधर मेरा सीपी है, इधर मेरा एसपी है। अब इधर मेरे पास 50/3 और इधर मेरे बच्चों अगर मैं काटा पीटी मचाऊंगा तो ये मेरे पास 20 और 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों 20 और 1। अब मेरे बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो मेरे पास मेरा जो सीपी है वो मेरे बच्चों 50 आ जाएगा, एसपी है वो 60 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, कोई वस्तु अगर आप 50 रुपए में खरीद रहे हो और 60 में बेच रहे हो, मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया मेरे बच्चों, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी, 50 में खरीद के 60 में बेच रहे हो, तो मेरे बच्चों आपको लाभ हुआ या हानि हुई? आप क्या कहोगे? सर 50 में खरीद के 60 में बेच रहे हैं सर, 10 का लाभ होगा। सर 10 का लाभ होगा। तो मेरे बच्चों जब आपको इतना पता है कि 10 रुपए का आपको लाभ होगा, तो क्या आप लाभ का प्रतिशत नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इस सवाल को, देखो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों इस सवाल में? हम लिखेंगे कि 10 और बटे में 50 और गुणा में 100। मेरे बच्चों 50 दूनी 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 दूनी 20, 20% का लाभ होगा मेरे बच्चों। जो इसका ऑप्शन सी यानी 20% लाभ करके आया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसमें 18 दांतों वाली एक बड़ी गिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी गिरनी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या है। मेरे बच्चों इस सवाल को बहुत सारे बच्चे तो देखते ही डर गए कि सर ये क्या है, सवाल है क्या है। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए, सर इस सवाल को जरूर करवाना। कई लोगों के फोन आए, मैसेजेस भी आए कि सर इस सवाल को जरूर करवाना। मेरे बच्चों बड़ा ही सरल सवाल है, देखने में ही आपको इस सवाल से डर लग रहा है, बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इस सवाल में बहुत ही सरल सवाल है मेरे बच्चों। आप इस सवाल को जब मैं करूंगा ना, आप खुद ये कह दोगे सर देखो क्या कह रहा है मेरे बच्चों। सवाल आपसे ये कह रहा है मेरे बच्चों कि एक तो छोटी गिरनी है और एक बड़ी गिरनी है मेरे बच्चों। तो ये मैंने माना छोटी गिरनी है, ये मैंने माना बड़ी गिरनी है। मेरे बच्चों इस गिरनी में जो है ना 8 दांतें हैं, मेरे बच्चों इस गिरनी में 18 दांतें हैं। आपने कहा सर सही बात है। अब मेरे बच्चों आगे जब सवाल में देखेंगे तो वो क्या कह रहा है मेरे बच्चों, सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि जब छोटी गिरनी ने 27 चक्कर लगाए, छोटी गिरनी मेरे बच्चों 27 चक्कर लगा रही है, तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या मेरे बच्चों इधर की इधर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 गुणा 27 और बराबर में 18 गुणा में मान लिया बच्चों मैंने x चक्कर लगा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं की यहीं इसको काट दूं, अगर मैं इसको यहीं की यहीं काटा पीटी मचा दूं तो क्या कोई समस्या है? क्या आप कहोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। आप मेरे बच्चों 3 नाम 27, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 3 दिया 9 और 2 चौक 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या बचा? एक 4 बचा, एक 3 बचा। 4 को 3 से जब मैं गुणा करूंगा मेरे बच्चों 12 आ गया। तो जो भी मेरा बच्चा इसका ए ऑप्शन 12 करके आया है, 12 चक्कर, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे बच्चों ये सवाल देखने में डरावना था, बाकी इस सवाल में कुछ है नहीं, बड़ा ही खास सवाल था, कई बार मैंने मेरी क्लास में पढ़ाया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल ने मेरे तो क्या कहा कि सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। मेरे बच्चों कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी, उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की। कितनी खर्च की? बच्चों इस सवाल का हमने देखा कि
बच्चे तो गलत करें ही करेंगे। मैंने देखा कुछ लोग इसका उत्तर 400 बता रहे, कुछ टीचर इसका उत्तर 440 बता रहे, पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं। सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे बच्चों। आपको क्रय मूल्य तो निकालना ही निकालना है, फिर क्रय मूल्य से आपको टोटल सीपी से ये बताना है मेरे बच्चों कि मरम्मत पर खर्च की गई राशि आपको पता है हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ती है। देखिए मेरे बच्चों, आइए सवाल को करते हैं। तो मेरे बच्चों मैंने देखा कि 25% 25% का वैल्यू मेरे बच्चों 1100 है, क्योंकि 1100 का लाभ 25% लाभ के बराबर है। तो मेरे बच्चों 100% की कितनी होगी? अब मेरे बच्चों कई बार मैंने सिखा रखा है 1100 गुणा 100 और भाग में 25। मेरे बच्चों 25 चौक 100 और 11 चौक 44, 4400 जो रुपए है ना मेरे बच्चों, ये आप ये मत सोचना कि ये आपका सीपी है। कभी आप ये सोच लो कि ये आपका सीपी है। मेरे बच्चों दो अलग अलग बातें होती हैं, एक सीपी और एक टोटल सीपी। दो अलग अलग बातें होती है। टोटल सीपी में बेटो खर्चा प्लस जो टैक्स वगैरह किराया वगैरह वो जो लगता है वो सभी चीजें ऐड हो जाती है। तो मेरे बच्चों ये जो 4400 रुपए है ना आपका, इस 4400 रुपए में कुछ बच्चों ने गलती की, इसको सीपी समझ लिया। पर मेरे बच्चों ये सीपी नहीं है। मैं फिर आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, कभी आप ये सोचो कि सीपी है, ये सीपी नहीं है मेरे बच्चों। आप देखो मरम्मत पर 10% खर्च कर रहा है, मरम्मत पर मेरे बच्चों 10% खर्च कर रहा है। तो देखो मेरे बच्चों टोटल सीपी है ये आपका, क्या है? टोटल सीपी आपका 4400 रुपए है और 10% इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा है मेरे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल को आगे करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है। तो मेरे बच्चों मैं इस सवाल को पहले आप यहां देख लो, फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट आगे करते हैं मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों इस सवाल पे आगे देखो, हमें निकालना है मरम्मत पर खर्च। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी प्लस, आप देखो 10% है मेरे बच्चों। जब मेरे बच्चों 10% है तो 10% को मैं क्या लिख लूंगा? 10% उसका खर्च है, किस पे? सीपी पे। एक तो सीपी और सीपी पे 10% का खर्च, तभी तो टोटल सीपी आएगा मेरे बच्चों। तो सीपी प्लस, अब मेरे बच्चों 10% का खर्च को मैं लिख दूंगा 0.10 और सीपी। और मेरे बच्चों अब ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा? अब मेरे बच्चों ये आपको पता है कि अब ये इस समय आपका टोटल सीपी है, तो बराबर 4400 आ जाएगा मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों सीपी अगर मैं ऐसे कॉमन लूं तो मेरे पास 1 प्लस 0.10 यही बचेगा, बराबर में 4400। मेरे बच्चों अब मैंने देखा तो सीपी मेरे बच्चों सीपी, और यहां हम देखेंगे तो गुणा में 1.10 या 1.1 कुछ भी कहो, बराबर 4400। मेरे बच्चों सीपी बराबर 4400 और डिवाइड बाई 1.10। तो मेरे बच्चों जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको इतना तो पता है, काटा पीटी तो आप सभी कर सकते हो। 2 जीरो पॉइंट हटा पे यहाँ लगा दी, 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों, 11 चौक 4400। तो मेरे बच्चों 400 रुपए आपका राइट आंसर है, बिल्कुल 400 रुपए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर है। कितना है मेरे बच्चों? 400 रुपए, क्योंकि 4400 रुपए आपके पास टोटल सीपी है, 4000 रुपए आपका ये सीपी आ गया। तो मेरे बच्चों 4400 में से 4000 माइनस करोगे तो 400 रुपए जो मेरा बच्चा इसका चौथा ऑप्शन रुपए 400 करके आया, उसका बिल्कुल राइट आंसर। ये सवाल बेटा मेरे को अच्छा लगा, इस सवाल में ऐसा लगा थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे बच्चों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसे सवाल मेरी क्लास में कई बार किए हैं, बोलो किए हैं नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल किए, क्योंकि मेरे बच्चों मना करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। मना तो आप मेरे बच्चों कर ही नहीं सकते कि नहीं किए, क्योंकि मैंने खुद करवाया है। तो मेरे बच्चों ऐसे सवाल में आपको पता है, और जब आपको पता है तो देखो एक शिविर में 240 शिक्षकों और 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है ना मेरे बच्चों? 240 शिक्षकों अथवा 400, अथवा लगाए मेरे बच्चों, यहां देखो 240
और एक बेटा 400 है। विद्यार्थी कितने हैं? 400। अब मेरे बच्चों यहां से अब मैं अनुपात ले रहा हूं, इसलिए मैं बराबर का साइन लगा रहा हूं। मेरे बच्चों जीरो से तो मैं जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तो मेरे हैं शिक्षक और यहां मेरे हैं विद्यार्थी। जीरो से मेरे बच्चों जीरो कैंसिल आउट। अब 4×6 = 24, 4×10 = 40 और 2 दिया 6 और 2×5 = 10। मेरे बच्चों 3:5 इसका शिक्षक और विद्यार्थियों का आया। मेरे बच्चों कई बार मैंने बता रखा है कि शिक्षक और विद्यार्थियों से अगर आपको भोजन की सामग्री निकालनी है तो अनुपात को हमेशा विलोम कर दो, उल्टा कर दो, तो आपको भोजन की सामग्री आ जाएगी। मेरे बच्चों कह रखा है मैंने, बिल्कुल बता रखा है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों जब इनकी 5 और 3 कर दूंगा मैं, मेरे बच्चों क्या कर दूंगा, 5 और 3 कर दूंगा, तो जब मैं इसको 5 और 3 कर दूंगा, मेरे बच्चों जब मैं इसको 5 और 3 कर दूंगा, तो अब आपने देखा कि 400 × 3 यानी 1200 रोटियां हैं। मेरे बच्चों एक विद्यार्थी 3 खाता है और 400 के लिए भोजन सामग्री थी। मेरे बच्चों 400 विद्यार्थी, 400 × 3 1200 रोटियां हो गई मेरे बच्चों, ठीक है। अब मेरे बच्चों आपने एक चीज देखी, मेरे बच्चों कि 1200 आ गया आपके पास। अब मेरे बच्चों 300 छात्रों ने भोजन कर लिया। एक बच्चा 3 खा रहा है तो 300 × 3 900 रोटियां खा चुके होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 900 रोटियां खा चुके होंगे। अब मेरे बच्चों 1200 तो टोटल थी, 900 उसमें से अगर मैं माइनस करूं मेरे बच्चों, तो मेरे पास क्या बचेगा? 300। और 300 को मेरे बच्चों में 5 से शिक्षकों के अनुपात से डिवाइड करूंगा तो 60 रुपए मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चा इसका ऑप्शन बी करके आया है मेरे बच्चों, 60 दिन की भोजन सामग्री रहेगी, तो वो बिल्कुल ठीक है। 60 शिक्षकों को भोजन प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चों सवाल ये कहना चाह रहा था कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? 60 शिक्षकों को भोजन सामग्री मिल जाएगी मेरे बच्चों, इसमें कोई समस्या नहीं थी मेरे बच्चों। 3:5 आया, फिर 5:3 उसका भोजन सामग्री के लिए मैंने कई बार बता रखा है, अनुपात को उल्टा कर दो। एक बच्चा 3 खा रहा है, 400 विद्यार्थी है तो 1200 रोटियां हो गई। अब मेरे बच्चों 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो एक 3 खा रहा है तो 900। अब 1200 में से 900 माइनस के 300 शिक्षकों का अनुपात 5 है, 5 से 300 को मैं डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास 60 शिक्षकों के लिए भोजन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या कहोगे? सर बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में आ चुका, 60 शिक्षकों के लिए भोजन सामग्री बचेगी। तो मेरे बच्चों ऐसे सवाल मैंने मेरी क्लास में आपको कई बार पढ़ाए हैं, और उसके बाद भी बच्चों आप गलत करोगे तो फिर बताओ इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, पर ये मत सोचना मैं नहीं करूंगा मेरे बच्चों। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो मेरे बच्चों मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? अब मेरे बच्चों अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर अभी आपको पता है कि अगर इस सवाल में हमने ये नहीं किया तो फिर हुआ क्या? अब मेरे बच्चों आपने देखा आपने देखा कि इस शिफ्ट में कुछ सवाल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो थोड़े से हार्ड आए थे फर्स्ट शिफ्ट की बजाय। बच्चों ने भी मेरे पास काफ़ी कमेंट किया कि सर इसमें शिफ्ट में क्वेश्चन हमें हार्ड लग रहे हैं। और अब मेरे बच्चों यहाँ एक सवाल हो रहा था, 3 सही 1/5 ऐसे कुछ करके था फ्रैक्शन में, वो मेरे याद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और वो बोर्ड मास रूल से हो जाएगा। अगर वो सवाल आपके पास है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना मेरे बच्चों, उस सवाल को मैं करवा दूंगा, क्योंकि वो सवाल ही है मेरे बच्चों जिसको आपको करना था, वो मेरे पास है नहीं मेरे बच्चों। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो रह गया हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये सवाल रह गया। मैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में उस सवाल को आपको करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उस सवाल को जरूर करवाऊंगा मैं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो मुझे जरूर बताना, उस सवाल को मैं करवा दूंगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरी आपसे एक विनती है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि और बेल आइकन पे क्लिक कर देना कि आने वाले जितनी भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की क्या कि इन सभी सवालों में फर्स्ट शिफ्ट की बजाय थोड़ा सा लेवल अपर था, वो थोड़ा लेवल अपर था। तो मेरे प्यारे बच्चों
कुछ बच्चों के मुझे ऐसा लगा रहा है, कुछ बच्चों ने कॉल किए, मैसेज भी किए कि सर पेपर हमारा मैथ का थोड़ा सा ऐसा हुआ है, मैथ के क्वेश्चनों से हमें ऐसा लगता है सर कि हम सिलेक्शन की दौड़ में थे पर मैथ से हम थोड़े से पीछे हो चुके। तो मेरे बच्चों, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, फिर भी अगर आपको मेरे बच्चों नहीं आया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब आपने उस क्लास में ध्यान नहीं दिया। आपने उस क्लास में ध्यान नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर उस समय क्लास में ध्यान देते तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन तो हूबहू परसेंटेज का एज इट इज आया, जो मैं बार बार मेरी वीडियो में डाल रहा हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियो में उसका शॉर्ट भी मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपने मेरी क्लास को देख लेते तो आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चों, आपको एक ही काम करना है, आगे से ध्यान रखना, सारी वीडियो को देखना। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अब समय हो चुका है और मैं इस क्लास